मेरा नाम सोनम है। मेरी शादी को अब 2 माह हो चुके हैं। उन 2 माह के दौरान मैंने अपने शौहर से जो कुछ भी माँगा, वो हमेशा कहते कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेकर आता हूँ। हर बात में मेरा शौहर अपने भाई की इजाज़त लेता था। सरेश और चीतन दोनों भाई थे। सरेश छोटे थे, जबकि चीतन बड़े भाई थे। सरेश ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपके भाई की शादी क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तक मुझे भी इसका सबब समझ नहीं आया। भाई शादी करना नहीं चाहते थे, इसी वजह से अम्मा ने मेरी शादी करा दी। अब मेरा भाई 40 साल का हो चुका है। धीरे धीरे मुझे समझ आ गई कि मेरे ससुर की सारी जायदादें जेठ की कंपनी में हैं। उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी और मेरा शोहर उसी कंपनी में काम करते थे। सीधे अल्फाज में कहीं तो वो अपने भाई की कंपनी संभालते थे। हमारे रहने के लिए बंगला भी जेठ ने ही बनाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। मेरी सास मुझसे कहती थी कि अब तो तुम घर में आ गई हो, तो तुम्हारा और चीतन का साथ देखकर शायद तुम्हारे जेठ को भी शादी करने की ख्वाहिश हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी जेठ को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनके शादी ना करने के सबब जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता ना चला। 2 महीने तक मैं ससुराल में बिल्कुल बेचैन हो गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह जेठ घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। जेठ मुझ पर भी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार जेठ को हल्का तपिश का बुखार आ गया। 4-5 दिन तक वो घर में ही इलाज कराते रहे और वो ऑफिस भी नहीं जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आम बुखार मलेरिया में तब्दील हो गया। तब उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जेठ अब 8-10 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे। उन दिनों के दौरान अस्पताल में खाना लाने और ले जाने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी। 10 दिन बाद जेठ को अस्पताल से घर लेकर आए गए। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी काम करती थी, लेकिन घर के लोगों को मेरा बनाया खाना ज्यादा पसंद आता था। नौकरानी ने बनाई चाय भी किसी को पसंद नहीं थी। सास भी मुझ पर तमाम काम करने का दबाव डालती थी। एक दिन मैंने सास से कहा, अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ। चीतन के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर जेठ के लिए भी मिर्च मसाला के बगैर खाना बनाना पड़ता है, और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब जेठ कुछ दिन घर में आराम करेंगे तो आप उनकी देखभाल कर लें। तब सास बोले, बहू तुम क्यों इतनी जल्दी थक गईं? पहले हमारा मुश्तरका खानदान था। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उसलिए खानदान अलग हो गया है। आजकल की लड़कियां बड़े खानदान में कैसे रह सकती हैं? अब तो तुम बूढ़ी सास और जेठ से थक गई हो। तुम्हारे सब काम करने के लिए घर में नौकरानी है। बस फिर भी तुम्हें ऐसी कोई तकलीफ होती है, सिर्फ थोड़ी रोटियां तो बनानी पड़ती हैं। उसमें क्या मुश्किल आ रही है? जब मैं इस घर में शादी करके आई, तो मैंने कभी भी अपनी शादी के कुछ करके आई थी, तो मैंने कभी भी अपनी सास को किचन में कुछ करने नहीं दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जाना है। लेकिन मैंने कहा, ठीक है, आप कोई काम अपने सर ना लो, जहाँ जाना है वहाँ जल्दी जाओ। नहीं जाओ, जब मैं जाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर करके सब काम मेरे सर डाल दिए। जेठ की बीमारी की वजह से उनके ऑफिस का बहुत काम मेरे शौहर ने ही संभाला था, और वो संभाले पड़ रहा था, इसलिए वो रात को देर से घर आते थे। एक दिन दोपहर को जब मैं जेठ को सूप दे रही थी, तब मैंने देखा कि उनके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। वो थोड़ा सा भी हाथ उठा नहीं सकते थे। मैंने अपने जेठ को अपने हाथ से सूप पिलाया।
सूप पिलाने के बाद मैंने अपनी साड़ी के पल्लों से अपने जेठ का मुंह साफ कर दिया। पल्लो हटाते ही उन्होंने मुझे एक अलग अंदाज से देखना शुरू कर दिया। जेठ की बीमारी के दौरान दिन भर उनके पास ही मैं बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कभी भी कुछ भी की जरूरत पड़ सकती थी। मैंने उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना भी शुरू कर दिया था। जेठ ने अपनी तबीयत ठीक न होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके थे और उन 3 दिनों में मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इस देखभाल से जेठ मुतासिर होकर मुझसे कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का हार देखा था। वो नए डिजाइन का था और मुझे उसे लेने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मेरे शौहर ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। मैं मायूस होकर अपनी बात कह गई, क्योंकि अब मौका मिला था तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जेठ ने कहा कि तुमने हार पसंद किया, तुमने मुझे एक बार तो बताया होता कैसा चाहिए था। मैं फौरन वो हार खरीद कर ला दिया। फिर उन्होंने जल्दी से मुझे उसका कार्ड दे दिया और शाम के वक्त मैंने वो हार खरीद लिया। जब वो हार मेरे हाथ में आया तो मैं खुशी से अच्छल पड़ी। जेठ ने मुझे जो हार दिया था उसे देखकर तो मेरा शौहर हैरान रह गए। एक ही बार में तुम्हें उतनी बड़ी शॉपिंग कैसे करा दी? मुझे इस पर आज तक अपने भाई को ऐसी कोई शॉपिंग नहीं कराई। 3 दिन में जेठ ने किया तजुर्बा किया कि उन्होंने मेरी एक बात पर मुझे जो चाहिए था वो मुझे दे दिया। अच्छा हुआ कि जेठ बीमार थे, इसलिए ऑफिस नहीं जा सकते थे। इस दौरान कम कंपनी की एक अहम मीटिंग थी जो दूसरे शहर में होने वाली थी। बीमारी की वजह से जेठ खुद तो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मेरे शौहर को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे शौहर को बाहर शहर में रहना था। इस दिन सुबह जब मेरा शौहर शहर के लिए निकले तब मैं नहाने गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तब मेरे गीले बालों में मैंने तौलिया बांधा हुआ था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल खुश्क करने की शुरुआत की, मुझे जेठ की आवाज सुनाई दी। वो मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे। वो मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे। जेठ की ऊंची आवाज सुनकर समझ आ गई कि वो कितने वक्त से मुझे बुला रहे थे, लेकिन सास घर में थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। और वैसे भी मेरी सास की आदत थी कि खुद को काम से दूर रखने के लिए वो इस तरह का कोई बहाना करती थी। इसलिए वो सारा दिन घर बाहर गपशप करने जाती थी। इस वजह से मैं दौड़ती हुई जेठ के कमरे में गई। दौड़ते वक्त मेरे बालों में लगा तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए था? मैं नहा रही थी, इसलिए आपकी आवाज ना सुन सकी। जेठ बोले, आज मुझे थोड़ी जल्दी भूख लगी है, अगर नाश्ता मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं फौरन नाश्ता बनाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले मैंने सोचा कि जेठ को नाश्ता देने से पहले उन्हें दवा दे दूं। दवा देने के बाद मैं कुछ कहने जा रही थी, लेकिन जेठ बोले कि गीले बालों में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। सुबह सुबह जेठ मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराहट के साथ फौरन नाश्ता बनाने के लिए गई। नाश्ता में मैंने उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया। हलवा खाकर जेठ हमेशा की तरह मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वो थोड़ा ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। जेठ बोले, मेरी बेबी भी तुम जैसी ही होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम जैसी नहीं, बल्कि अब तो तुम ही चाहिए। तुम जैसी में कोई नहीं ढूंढ सकता। जेठ की इस बात ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ दिया। उसका मतलब ये था कि जेठ का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। इस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज्यादा
ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी उनकी तरफ खींचने लगी। उन दिनों में जेठ ने मेरे साथ ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी थीं और अपनी खूबियाँ मेरे सामने ज़ाहिर करने लगे थे। फिर जल्दी ही देवर की छट्टियाँ खत्म होने लगीं और मेरा शौहर भी घर वापस आ गए। शौहर के घर वापस आने के बाद रात को उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ने तुम्हें हार दिया और शॉपिंग के लिए कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं, तो तुम उनसे मेरे लिए थोड़े पैसे मांग लो। मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। जेठ और मेरे दरमियान एक अलग सी रिश्तेदारी बनती जा रही थी और मुझे उनके इरादों का पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आपको उतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? मेरे शौहर ने मुझे जवाब दिया कि मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। ये मेरा ख्वाब है। मैंने हाँ कह दिया और मेरा शौहर चले गए। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आई क्योंकि मैं देवर को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। पिछले कुछ दिनों से जेठ कमजोरी की वजह से हल्दी वाला दूध पी रहे थे, इसलिए मैं रोज रात उन्हें दूध देती थी। इस रात भी मैं उनके कमरे में दूध लेकर गई। दूध का गिलास उनके कमरे में रखकर मैं बाहर ही जाने वाली थी कि जेठ ने कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जेठ ने हमारी छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दे रखा था। उन्होंने कहा कि ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है। उसके बावजूद तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। आज तक मेरे शौहर ने भी मेरे इतने तारीफ नहीं की थी। मुझे लगने लगा कि जेठ के शादी के जज्बात अब बदल रहे हैं। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए और इस तरह मैंने पैसे मांगे। अगर मैं शौहर के नाम से पैसे मांगती तो वो वजह पूछते और शायद पैसे भी ना देते। लेकिन जब मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो जेठ ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो कुछ अलग सी बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे उसके पास तुम जैसी खूबसूरत बेबी होने की वजह से हसद होता है। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन अचानक ऐसा किया हुआ मुझे समझ नहीं आया। इस रात के बाद 3 दिन तक जेठ ने मेरे साथ बात भी नहीं की। उन्होंने चिप-चॉप मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वो चेक अपने शौहर को दे दिया। शौहर ने कहा कि भाई इतने मेहरबान क्यों हो गए? शुरू में मैं समझ नहीं सका। वो तो रोज का भी हिसाब पूछते थे और उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम एक ही बार में कैसे दे दी? मेरा शौहर इस बात को समझ नहीं सके थे। मैंने सर झुकाकर उनके अल्फाज को नजरअंदाज कर दिया। फिर 4 दिन बाद मेरी सास अपनी बहन के घर जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मेरी सास ने मुझे जल्दी सुबह 2 किलो गड़ और बहुत सी मिठाइयाँ मंगवा रखी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहन के घर जा रही हैं या पिकनिक पर। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और मैं इस तैयारी में इतनी मसरूफ हो गई कि मैं चाय भी ना पी सकी। मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आकर सास की सारी खरी 8 बजे तक कर ली थी। इसके बाद वो जाने के लिए तैयार होने लगे। इस दिन 10 बज चुके थे और मेरा नहाने का वक्त थोड़ा हो गया था। या कुछ देर बाद मेरी सास अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल गईं और मेरा शौहर भी ऑफिस जाने के लिए निकले। इसी वक्त जेठ भी ऑफिस के लिए निकले। अब घर भी ऑफिस के लिए निकले। नौकरानी भी सब काम कर चुकी थी। सबके जाने के बाद मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में अच्छे कपड़े पहन रही थी। मैंने सिर्फ पल्लो ओढ़ा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और सामने से जेठ अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैं बिल्कुल घबरा गई क्योंकि मैंने अपने चेहरे को भी ठीक से ढांपा नहीं था। मैंने जल्दी से पल्लो ओढ़ने की कोशिश की। जेठ मेरी तरफ आए और कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। जब घर में कोई नहीं था, तब उन्हें मुझसे कुछ राज की बातें कहनी थीं।
इस सोचते हुए ज़हन में कई सवालात चल रहे थे। मैं ध्यान से सोच रही थी कि इस वक़्त जेठ मेरे सामने आकर माफ़ी माँगने लगे। जेठ के माफ़ी माँगने का तरीका मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरे दिमाग में कई सवालात उठते थे कि आखिर जेठ ने ऐसा क्या कहना था, जिसके लिए उन्होंने इतना सस्पेंस बनाया। जब जेठ मेरे सामने आकर माफी मांगने लगे, तो मैं हैरान होकर पूछने लगी कि आप मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं। जेठ ने कहा, 3 दिन पहले जब तुम रात को मुझे हल्दी का दूध देने आई थी, तब मैंने तुम्हारे साथ ठीक सलूक नहीं किया और तुम्हें कमरे से जाने के लिए कह दिया था। इस दिन मैंने जिस तरह सलूक किया उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस बात के लिए आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। आप मेरे अपने हैं। मेरे उन अल्फाज सुनकर जेठ खुश हो गए। फिर उन्होंने माफी मांगी और वहां से चले गए। इस रात मेरी सास घर में नहीं थी और थोड़ी देर बाद मेरा शौहर गहरी नींद में चले गए। तब मैंने मौका देखकर, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा शौहर गहरी नींद में है, तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके पास से उठकर बाहर निकल गई। मैं अपने आप को संभालने के लिए जेठ के कमरे में पहुंची। जेठ सोए नजर आ रहे थे। मैं उनके करीब गई। मैं उनके पास पहुंची, लेकिन अचानक कमरे की लाइट ऑन हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरा शौहर खड़े थे। मेरे शौहर ने रात के इस वक्त मुझे उनके भाई के कमरे में देख लिया तो इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और गुस्से से कहने लगे कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो। शायद उन्होंने मुझे उन के भाई को इंजेक्शन लगाती देख लिया था, इसलिए मेरे शौहर ने फौरन मेरे साथ खड़े डॉक्टर को पकड़ लिया और कहा, डॉक्टर, रात के इस वक्त तुम मेरी बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने शौहर को बात सुनाई। जब शौहर ने बीवी की बात सुनी, तो मैंने उन्हें कहा, मैं खुद डॉक्टर को अपने साथ लाई थी और मेरे ही कहने पर जेठ को इंजेक्शन लगाया जा रहा था। हमारी आवाज से जेठ भी नींद से जाग गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मेरे शौहर ने अपने भाई से कहा कि भाई, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ होने नहीं दूंगा। मेरी बेवी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी, ऐसा मैं कभी भी सोच नहीं सकता था। ये सुनकर मैं भी चौंक गई। मेरे शौहर ने अपने भाई को समझाते हुए कहा कि मेरी बेवी किसी डॉक्टर को लेकर आई है और ये दोनों मिलकर तुम्हें कोई इंजेक्शन देना चाहते थे। ये शायद तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेवी इतनी बेरहम निकलेगी। वो शायद पैसों के लिए तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन मैंने ठीक वक्त पर तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारी जान बचा ली। जेठ सुनकर मेरे शौहर से कहने लगे कि तुम अपनी बेवी पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन मैं उस पर बहुत भरोसा रखता हूँ। उसलिए मुझे अब ये भी भरोसा नहीं होता कि मेरी भाभी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। फिर देवर ने मुझसे सवाल किया, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाली थी? मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया कि हमारे साथ एक खफिया बीमारी के माहिर का इंजेक्शन लाई थी, क्योंकि मुझे आप पर शबा था कि आपके अंदर से थोड़ी कमजोरी रखते हैं। आप 40 साल के हो गए हैं और आपके पास बहुत दौलत है, फिर भी आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मुझे ये जानना था। उसके लिए आज मैं डॉक्टर को लेकर आई थी। डॉक्टर ने आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ताकि वो आपका चेकअप कर सकें और आपको उसके बारे में खबर न पड़े। मेरी बात सुनकर जेठ ने कहा कि तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ कि मेरे अंदर कोई कमी है? तुम ने ऐसा क्यों सोचा? मैंने जवाब दिया, आप 40 साल के हो गए हैं, लेकिन अब तक शादी नहीं की, इसलिए मुझे आपकी सेहत पर शुबा होने लगा था। मैं सच्चाई जानना चाहती थी कि क्या आपके अंदर वाकई कोई कमी है या शादी ना करने के पीछे कोई और सबब है।
इसीलिए मैं आपके साथ मीठी-मीठी बातें करती थी। लेकिन अब सच्चाई जान लो कि आपके अंदर कोई खामी है जो सबब आप शादी नहीं कर रहे। जेठ ने फिर संजीदा आवाज में कहा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं। मेरी शादी ना करने के पीछे सिर्फ एक ही सबब है और वो है मेरा प्यार। जब मैं 25 साल का था, तब मैं अपने बचपन की दोस्त रीना के साथ शादी करना चाहता था। रीना भी मुझे बहुत प्यार करती थी और उसके खानदान ने भी हमारी शादी के लिए इजाज़त दे दी थी। मैं अपनी अम्मा से भी इजाज़त लेने वाला था, लेकिन चंद ही दिनों में हमें खबर पड़ी कि रीना को दिमाग का कैंसर है। उसके माँ-बाप ने उसका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन इलाज के दौरान पैसों की कमी हो गई और रीना ने जान दे दी। इस वक़्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी रीना को बचा सकता। इस दिन के बाद से मैंने शादी करने का ख़्याल अपने ज़हन से निकाल दिया और सिर्फ पैसे कमाने का फैसला कर लिया। अम्मा हमेशा मुझे शादी के लिए कहती थीं, लेकिन रीना के बगैर मैं दूसरे किसी के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही थी। कभी मैं तुम्हें और मेरे भाई को एक साथ देखता हूँ, तो मुझे शादी करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ, तो मुझे रीना याद आती है। आखिर मैंने अपने दिल को समझा दिया कि मैं जितनी कोशिश करूं, फिर भी मैं रीना के सिवा दूसरे किसी के साथ शादी नहीं कर सकूंगा। बात करते करते मेरे देवर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे शौहर ने उन्हें संभाल लिया और फिर मैंने कहा कि मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। आप तो दिल से बहुत अच्छे हैं और इतने पैसे भी कमाते हैं। आपने अपने भाई को भी सच्चा रास्ता दिखाया है। भले हमारे बच्चे आपको बड़े पापा कह सकें, लेकिन वो आपको पापा नहीं कहेंगे। कैसा भी हो, आप और हमारे बच्चों में थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ना। कल बच्चों की तालीम के लिए हम दूसरे शहर में जाना पड़े। आपकी अम्मा अब कोई काम करने के काबिल नहीं है। आखिर तक हमारे साथ कितने साल रहेंगी? ये कह नहीं सकते। आप कितने दिन अकेले जाएंगे? अब भी आपने अपना शादी का वक्त ज़ाया नहीं किया। एक बार किसी लड़की को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त देकर तो देखो, बलाशुबा तुम्हें इसमें भी अपनी रेना ही नजर आने लगेगी। तुम्हारा घर बस जाता देखकर मुझे भी तसल्ली मिलेगी। प्लीज आप शादी के बारे में सोचें। अब भी तुम्हारा शादी का वक्त गया नहीं। मेरी बात खत्म होते ही मेरे शोहर ने मुझसे और अपने भाई से माफी मांगनी शुरू कर दी। वो कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा भाई जो मुझसे पैसों का हिसाब ले रहा था, तुम्हारे एक लफ्ज पर सब कुछ कैसे दे रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। भाई ने गाड़ी खरीदने के पैसे भी तुम्हें दे दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परख ले रहा था यूं कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम देता है या नहीं। जब भाई ने तुम्हारे हाथ पर चिक रखा, तब मुझे समझ आ गई कि तुम दोनों के दरमियान कोई गलत रिश्ता तो नहीं है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों पर शुबा किया। घर में गैर शादीशुदा भाई होने की वजह से ऐसी सूरत हाल बन जाती है। मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया। दूसरे दिन मैं जेठ की शादी के लिए एक नहीं, बल्कि 10 प्रपोजल लेकर आई। उनमें से एक ही लड़की जेठ ने पसंद की, लेकिन उन्होंने भी शर्त रखी कि वो 1 महीने तक इस लड़की को जान लेंगे। उसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी शर्त मान ली। 1 महीने बाद उन्होंने शादी के लिए इजाजत दे दी। उनका घर बसता देखकर मेरी सास को सबसे ज्यादा खुशी हुई। आखिरकार लाखों कोशिशों के बाद मैं कामयाब हो गई और मैंने जेठ के हाथ में उनके बढ़ापे का सहारा सौंप दिया।